दोनों जगह पावर में थे। अगर देखा जाए तो आपसे दोनों पार्टियों ने छल किया, या एक तरीके से कहा जाए तो दोनों गठबंधनों में छल हो गया। नहीं नहीं, महागठबंधन हमारे साथ छल नहीं किया, एनडीए ने छल किया। इन तीनों में से अभी क्या लगता है मौजूदा सिनेरियो में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कि किस पार्टी का दबदबा ज्यादा अभी बिहार में होगा? आज भी हमारा यही है संकल्प कि भाई जब तक आरक्षण पे कोई ठोस निर्णय नहीं होगा तब तक हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। किसी एक रैली में जब ये जाएं तो ये नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, दूसरी रैली में लालू यादव की तारीफ करते हैं, तीसरी रैली में मोदी की भी तारीफ करते हैं। तो मुकेश सहनी दरअसल बैलेंस गेम कर रहे हैं जिसमें वो देखना चाहते हैं कि थोड़ा देख लें। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन और मेरे साथ हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। बिहार तक में आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। आज आप दिल्ली में हैं। अभी से पहले तक तो लोग बिहार में देख रहे थे और दिल्ली में फिलहाल चर्चा तेज है। एक और नीतीश कुमार अपने सांसदों से मिल रहे हैं। कल इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई और नज़र सबकी आपकी तरफ है कि मुकेश सहनी इस बार किसकी नाव पार लगाएंगे। तो मुकेश सहनी यहाँ से क्या देख रहे हैं? एक तो काफी दिन के बाद मैं दिल्ली आया हूँ क्योंकि संकल्प यात्रा को लेके हम काफी बिजी थे और हमको लगता है कि 13 जुलाई को ही लास्ट हम दिल्ली आए थे, उसके बाद हम आए हैं। तो दिल्ली का माहौल देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या है दिल्ली में, क्या चल रहा है। आप लोग के साथ मिलने से बहुत सारा अंदाजा आता है कि क्या चल रहा है, और गांव के बारे में तो हमें पता है कि गांव में क्या है। तो सभी अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। गठबंधन, इंडिया गठबंधन भी आज की तारीख में बहुत अच्छा तरीके से प्रयास कर रहे हैं और हमने जो देखा कल तो बहुत ही सफल है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, तो वो अपने काम कर रहे हैं। उसी तरह से एनडीए कह सकते हैं तो वो भी अपने तरीके से तैयारी तो कर ही रहे। स्टेट में उनको सफलता भी प्राप्त हुआ है। अभी हमने भी बिहार में संकल्प यात्रा निकाल के पूरे बिहार में एक एक गाँव, एक एक पंचायत में अपने लोगों के बीच में गए, उनके समस्या को उनके समझने का कोशिश किया, अपनी बातों को वहाँ उनके तक पहुँचाने का काम किया और सभी लोगों को भरपूर सहयोग मिला। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि एक स्टेट में एक समुदाय के लोग 40 से 45 लाख निषाद हाथ में गंगा जल लेकर यूपी, बिहार, झारखंड में और संकल्प ले कि हम अपनी लड़ाई हम लड़ेंगे, अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो इसके लिए पूरा जन समर्थन बहुत ही अच्छी तरीके से मिला। उसके बाद कई रैली भी हमने 14 जगह रैली, जहाँ पे हमने रथ के माध्यम से नहीं पहुंच सकते तो वहाँ पे हमने रैली भी 14 जगह रैली किया। 7 दिन में 14 रैली हमने किया है, हर रोज 2 रैली हमने किया है। अच्छे से अच्छे पॉलिटिकल पार्टी को अगर एक रैली करना होता है तो दिल्ली से टीम भेजना पड़ता है और बिहार के सारे टीम को लगाया जाता है। 15 रोज तैयारी करते हैं, उसके बाद उनके बड़े नेता पहुंचते हैं। लेकिन हमारे पास कार्यकर्ता का इतना बड़ा जन समूह है जो हमें एक दिन में हमने 2 रैली करके हमने दिखाया कि हम किसी से कम नहीं है। और यही रैली वगैरह सब करके यही सब होता है कि अपने लोगों के बीच में जाके मौका मिलता है मिलने का और पॉलिटिकल तरीके से भी अपनी बात को मनाने के लिए आप सक्षम रहते। तो आज हमारी जो जन्म हुआ पॉलिटिक्स में, राजनीति में कह सकते हैं, तो वो सिर्फ राजनीति करने के लिए हमारी उदय नहीं हुआ। हमारी उदय हुआ कि हमारी समस्या को दूर करने के लिए हम हमारे पास एजेंडा मुद्दा यही है कि निषाद को आरक्षण मिले, रिजर्वेशन मिले। जब बंगाल में रिजर्वेशन है, जब दिल्ली में रिजर्वेशन, ये लंबी लड़ाई हो चुकी है लेकिन इसमें कुछ अभी तक निष्कर्ष निकलता हुआ दिख नहीं रहा। तो आप वोटरों को एकजुट कर पा रहे हैं लेकिन तो जो मांग है वो पूरी नहीं ये हो। मांग तो पूरी उन्हीं को करना पड़ेगा जिनकी सरकार। आप तो उनके साथ भी थे। हाँ, हमने हमारी लड़ाई जब हमने 2015 में स्टार्ट किया, 14 में, तो 15 में तो हमने 12 घंटे में हमने बिहार से अनुशंसा करा दिया। और बिहार सरकार उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उन्होंने कैबिनेट पास करके 12 घंटे में अनुशंसा कर दिया भारत सरकार को कि भाई निषाद समाज है, इनको आर्थिक और सामाजिक स्तर पे बहुत पिछड़ गया है, इनको आरक्षण आप लागू कीजिए क्योंकि यही समुदाय को बंगाल में आरक्षण है। उन्होंने लिख के भेज दिया। भारत सरकार ने एथनोग्राफी रिपोर्ट मांगा कि भाई इस समाज को आरक्षण क्यों दे, किस बेस पे दे, इसका आधार बना के दीजिए। तो बिहार सरकार ने वो भी बना के एथनोग्राफी रिपोर्ट बना के और बिहार केंद्र सरकार को भेज दिए। अभी काम तो केंद्र सरकार को करना है और केंद्र सरकार में पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है और हम तो मांग ही सकते हैं। हमारे पास तो ऐसा पावर नहीं है कि भाई हम बैठ के डिसीजन ले लेंगे। हम तो जो डिसीजन ले सकते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम अपनी क्षमता ही दिखा सकते हैं कि सर हमारे लोग नाराज है, आप उनको नहीं आरक्षण कीजिएगा तो नाराज होंगे और फिर आपके लिए नुकसान होगा। तो हम ये बताएंगे, बाकी काम तो उन्हीं को करना है। और आप देखते हैं कि देश में अभी ऐसी व्यवस्था है कि कोई किसी छोटा आदमी को सुनना नहीं चाहता है। आपको उस जगह पे अपने आप को बड़ा बनना पड़ेगा। तो उस रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो काम हम सोच रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप ये बड़ा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या है?
क्या बड़ा बनना पड़ेगा, किस मतलब उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा जो लोग अभी जो एडजस्ट पावर में है, सिस्टम है, जिनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो उनका अपना कैलकुलेशन होगा कि क्यों नहीं कर रहे हैं। हम क्यों मुकेश सहनी को हीरो बनाए, क्यों नीचे वो दबे हुए लोगों को ऊपर बैठाए, क्यों उनको रिजर्वेशन दे। तो मतलब उनके नहीं देने का उनके अपने कारण है। रहा कि हमें चाहिए, तो हमने ये जिंदगी में हमें पता है कि लड़ाई लड़ने से आजादी मिलता है। हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, देश के अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, अंग्रेज को 250 साल लगा, लेकिन आजादी हमें मिला। उसी तरीके से हर मूवमेंट को समय देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। हर मूवमेंट को सफलता प्राप्त होता थोड़ा समय लगता है। तो हम जो कल तक जो हमें बिहार में कोई नहीं जानता था, आज देश में लोग जानने लगा। कल जब जो हम फिशरमैन के लिए हम धरना प्रदर्शन करके हम उनके काम के लिए सरकार को कहते थे, एक समय आ गया उसी विभाग का मैं मंत्री बन गया था। हमें किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ता था। मैंने 15 महीना रहा तो मैं डिसीजन लिया, और ये सब लड़ाई लड़ने से हुआ। कोई हमें यूं ही ला के कुर्सी नहीं दे दिया कि मुकेश जी आप कल मेरे विभाग का मंत्री, सरकार का मंत्री बनिए। ये कोई सरकार ने नहीं दिया, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति ने दिया, एक समूह दिया। जो हम जिस जगह पहुंचे उसमें निषाद समाज का योगदान था कि निषाद समाज ने कहा कि नहीं, बिहार में मुकेश सहनी मेरा नेता है। 5 लाख लोगों ने गांधी मैदान में आके दिखा दिया कि नहीं, हमको किसी के कहने पे नहीं चलना, हम मुकेश सहनी के कहने से चलेंगे। और जब 5 लाख भीड़ आया तब पॉलिटिकल पार्टी को लगा कि नहीं, मुकेश सहनी जो काम कर रहे हैं इनके साथ जनसमूह है और इनके साथ गठबंधन करने से हमारी नैया पार लगेगा। तब हमें 2019 में गठबंधन में रखा गया, या 2020 में ही गठबंधन में लिए। तो उन्होंने देखा कि ये इस समाज के साथ कनेक्ट होंगे तो इसका वोट हमको मिलेगा और हम सरकार बनाएंगे। और वही हुआ, हम जिसके साथ कनेक्ट हुए उनका सरकार बना, जिनसे दूर हुए उनका सरकार नहीं बना। तो आज वोट का ताकत को सब समझ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी सरकार जो है कुछ मुफ्त में बांटने का बात करते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, वो यही बांट सकते हैं। हमारे पास जो है कि हम यही लड़ाई लड़कर अपने लोगों को दिल में अपनी जगह बनाकर, भरोसा जीतकर हम लड़ाई लड़। देखिए, सन ऑफ मल्ला तो दोनों जगह पावर में थे। अगर देखा जाए तो आपसे दोनों पार्टियों ने छल किया, या एक तरीके से कहा जाए तो दोनों गठबंधनों में छल हो गया आपके। नहीं, महागठबंधन हमारे साथ छल नहीं किया, एनडीए ने छल किया, क्योंकि दिल्ली में सरकार। लेकिन वहां भी आप उठ के आए थे ना कि मेरे पीठ में छुरा मारा गया। हाँ, वहां पे हमारे जो पॉलिटिकल समझौता था उसमें हमें हमारे साथ जो दिक्कत हुआ उसका कारण है कि वो है, लेकिन हमसे बड़ा नुकसान उनको हुआ। शायद अगर हमको साथ रखते तो वो सरकार में रहते, मुख्यमंत्री रहते। नहीं रखने से तो उनको नुकसान तो सब समझ में आ गया कि मेरा नुकसान कितना है। और हम जिधर आए हैं वहां पे निश्चित तौर पे उन्होंने हमसे वादा किया कि हम आरक्षण करेंगे, और ये सब सारे शर्त के साथ हम वहां पे आए, और फिर उन्होंने नहीं किया। और मेरी पार्टी अगर तोड़ा गया तो मेरी लड़ाई के कारण तोड़ा गया। अगर मैं किसी को उस समय में मोदी जी, योगी जी, मैं इसी सवाल पे आ रहा था मुकेश सहनी जी की 3 पार्टी, आरजेडी, नीतीश कुमार, बीजेपी, अगर बिहार में देखें 3 बड़ी पार्टी, अब तीनों के साथ रहे, नीतीश जी के साथ भी रहे, बीजेपी के साथ भी गठबंधन में रहे। इन तीनों में से अभी क्या लगता है मौजूदा सिनेरियो में, लोकसभा चुनाव को देखते हुए, कि किस पार्टी का दबदबा ज्यादा अभी बिहार में होगा, और किसके साथ मुकेश सहनी चले जाएंगे तो उनकी नाव भी पार लग जाएगी, और वो भी चढ़ेंगे तो उनकी भी पार लगा दी जाएगी। देखिए कि कौन भारी है ये बोल देना कहीं ना कहीं जनता का अपमान होगा, क्योंकि उनका वोट को डिसीजन हम नहीं ले सकते। हाँ, मेरी व्यक्तिगत कह सकते हैं कि हम जिस पार्टी के साथ जाएंगे, हमारे साथ एक समूह है जो हमको नेता मानते, लीडर मानते, जो मेरे एक कहने पे हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया कि हम अपने बच्चे के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि वो जो समूह जो हम हमारे साथ संकल्प लिया था, हम जिधर जाएंगे उधर वो मूव करेंगे। और हमें पता है कि अगर वो मूव करते हैं मेरे साथ तो बिहार में अच्छा खासा सीट, तकरीबन हम बिहार में 25 सीट ऐसा है जहां निषाद समाज निर्णायक है, जिधर मूव कर देगा उधर चुनाव का परिणाम बदल जाएगा। तो ये भी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिन लोगों ने, जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे साथ है, और हम भी उनके साथ हैं ईमानदारी से। अगर नहीं होते तो आप यूपी में हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाते। हम सामने वाले को जिंदाबाद का नारा लगाते और हम मंत्री बन के और उनके छत्र छाया में जिंदगी जीते। लेकिन सिर्फ हम मंत्री बनने का उद्देश्य से हम बिहार में काम नहीं कर रहे। हमारी समस्या दूर होना चाहिए। आज भी हमारा यही है संकल्प कि भाई जब तक आरक्षण पे कोई ठोस निर्णय नहीं होगा तब तक हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। हम इंडिया गठबंधन के पास भी या हमारे एनडीए है। फिलहाल तो एनडीए कर सकते हैं, यहाँ पे तो वादा चलेगा ही नहीं। अभी इस सत्र में हमें उम्मीद था कि लाते करते, लेकिन नहीं किए,
तो मुझे लगता है एक सत्र और उनको फरवरी का जो है वो बजट सेशन है, उस समय में शायद वो निर्णय ले ले तो वो कर सकते हैं। रहा कि इंडिया गठबंधन तो कर ही नहीं सकते, उनको वादा करना पड़ेगा, वादा भी टॉप लेवल पे करना पड़ेगा कि हाँ आपकी लड़ाई जायज है और हम भविष्य में आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। तो कुल मिला के कि भाई पॉलिटिकल भी पार्टी है, मूवमेंट एक है कि निषाद समाज को न्याय दिलाना है, ये तो लड़ाई हम लोग लड़ ही रहे हैं और इसमें मैं हुई, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी एक मुकेश सहनी पर यह भी अक्सर आरोप लगता रहता है कि मुकेश सहनी स्टेट लेवल के नेताओं से तो बात ही नहीं करते। वो तो कहते हैं कि भाई छोटे नेताओं से बात ही नहीं करनी, बात करनी ही है तो बड़े नेताओं से बात करनी है तो नीतीश कुमार लालू यादव से बात करेंगे, तेजस्वी से नहीं करेंगे, बात करनी है तो अमित शाह नरेंद्र मोदी से बात करेंगे, संजय जायसवाल या अभी के जो मौजूदा हैं उनसे बात नहीं करेंगे। तो ये कौन सी लड़ाई है जो जिस स्टेट में काम करना है वहां के नेताओं को छोड़ सुप्रीम लीडरों से हम बात कर रहे होंगे? देखिए मेरा स्पष्ट मानना है, आप जो आरोप लगा रही है 90% सही है। हमें लीडर से बात करना है, लोडर से नहीं। हम ऐसे लोगों से, पोस्टमैन से बात नहीं करेंगे जो हमारे डाक चिट्ठी है ना पहुंचे नहीं। अगर हम चिट्ठी पहुंचाना है, हम भी सक्षम है और सामने वाला भी सक्षम है, हम हैंड टू हैंड देंगे। दिल्ली में आरक्षण होना है दिल्ली से, ये मोदी जी को डिसीजन लेना है, गृह मंत्री अमित शाह जी को डिसीजन लेना है, दिल्ली में जो टॉप लेवल पे लीडर बैठे हैं उनको डिसीजन लेना है। और उनको डिसीजन लेना है तो जाहिर सी बात है उनसे बात करेंगे कि पोस्टमैन से बात करके हम क्या करेंगे। वो तो हाँ हाँ बोलेंगे और पिछले कई सालों से उन्होंने कई बार ऐसा किया। यहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का मंगल पांडे जी ने 2015 में लिखित करके साइन करके दिए कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन कहाँ हुआ। फिर भी अभी भी उनसे हम बात करेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। हाँ, पर्सनल लेवल पे दोस्ती यारी अलग बात है, अभी भी हम मिले थे तो अच्छा से मिले, गले लगे, वो अपनी जगह। लेकिन हम जिस काम के लिए काम कर रहे हैं तो जहां से डिलीवरी हो सकता है और वो डिलीवरी लीडर से ही होगा, लोडर से नहीं होगा। लोडर तो है सामान ट्रक भर दो, ठीक है, लीडर ही डिसाइड करेगा क्या है। तो बिहार में लीडर नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव है, इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो राहुल गांधी जी है। अगर उसी तरीके से यूपी का एनडी का देखेंगे तो मोदी जी है, अमित शाह जी है, जेपी नड्डा जी हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे। अब जैसे बिहार में भी बदला है ना, बीजेपी में सम्राट चौधरी हैं, तो सम्राट चौधरी से बात हुई है किसी तरीके की? नहीं कि मुकेश जी सोचिएगा। नहीं, पर्सनल संबंध हमारे हैं नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि जब आपकी पार्टी से विधायक तोड़े गए तो उस वक्त आप संजय जायसवाल पे काफी नाराज थे कि इन लोगों से बात नहीं करनी, ये लोग गलत मैसेज देते हैं, ये कन्वे नहीं कर पाते। हाँ, मिलके किए। लेकिन अब चूंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अब सम्राट चौधरी आए हैं उस तरफ, अब लालू यादव ज्यादा एक्टिव है। उस वक्त चूंकि तेजस्वी ज्यादा एक्टिव थे, लालू यादव स्वस्थ नहीं थे, स्वास्थ्य कारणों से वो बाहर थे। तो अब क्या सिनेरियो बिहार में बदली है आपको लेकर, या अभी भी आपको सुप्रीम लीडरों से बात करने के लिए कहना होता है कि नहीं भाई तुम लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं तो बात बड़े नेताओं से? पर्सनल संबंध हमारा है, पर्सनल संबंध। वो हमारे इधर आएंगे कभी भी, उनको हम चाय पिलाएंगे, हम उनके इधर जाएंगे तो हमको उम्मीद है कि वो भी हमको चाय पिलाएंगे, चाहे वो संजय जायसवाल जी हो या अन्य जो भी कोई भी नेता हो। लेकिन बात जो है वो जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है वही प्लेटफॉर्म पे हम उठाएंगे बात को। हर जगह हम अपनी बात को नहीं रखेंगे। हाँ, जैसे आज आपके मीडिया हाउस में हम बैठे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, हम जनता के बीच में अपनी व्यू पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बात जहां हमारा बन सकता है वहीं पे बात करेंगे। अब जिनके पास प्रोफाइल ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, तो फिर वहां पे भी हम क्या बात करेंगे, ठीक है। भाई हम भी तो लीडर है ना। अब जिस पार्टी से अगर हमको बात करना, उस पार्टी के लीडर से बात करेंगे। अब उस पार्टी में वो किसी को भी अगर नेतृत्व हाँ ऑथराइज करे कि भाई इनसे आप कीजिए, तो एक बार बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऑथराइज क्या करना भाई, आपको मेरे मुंह से सुनना और आपके अपने कान से सुनना है, मेरे मुंह से बोलना है, आपके कान से सुनना है और आपको करना है, मतलब यही है। अभी भी पोस्टमैन के जैसे काम करते रहेंगे तो ये भी इतना बुरा दिन हमारी पार्टी का नहीं है। हमारी पार्टी बिहार में 10% वोट है, डायरेक्ट है। और आपने देखा कि हम जहां पे भी लड़ते हैं वजूद से लड़ते हैं। अकेले जहां एनडीए 4 पार्टी मिलकर 30-45 हजार वोट लाता है, वहां अकेले हमारी पार्टी 30 हजार वोट लाता है। हम 25 हजार वोट लाते हैं, 10 हजार वोट लाता है किसी भी हालत में। तो हमारे पास जनाधार है, हमारी पार्टी मजबूत है। तो हम टॉप लेवल पे क्यों नहीं बात करेंगे? वहां पे तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, आज कोई और है, परसों कोई और होगा, तरसों कोई और होगा। मतलब एक जब हम बिहार के राजनीति में स्टार्ट किए उस समय मंगल पांडे जी लीडर थे, हम उस समय बात किए। अभी वो कहते भाई हमारे हाथ में कुछ पावर नहीं है। तो फिर जिसके पास पावर है उसी से बात करेंगे ना। वहां पे तो क्या है कि रातों रात परिवर्तन हो जाता है। एक और थोड़ा मतलब अक्सर जब मैं मतलब आपसे रिलेटेड खबरों को करते हैं तो लोग कमेंट में लिखते हैं, बराबर ये लिखते हैं कि इनका पता नहीं चलता कि
किसी एक रैली में जब ये जाएं तो ये नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, दूसरी रैली में लालू यादव की तारीफ करते हैं, तीसरी रैली में मोदी की भी तारीफ करते हैं। तो मुकेश सहनी दरअसल बैलेंस गेम कर रहे हैं जिसमें वो देखना चाहते हैं कि थोड़ा देख लें। नहीं, मैं जो बोलता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, और जो सही है वो सही है। लालू जी कुछ जिस जगह पे अच्छे हैं वहाँ पे अच्छे हैं। हम मंत्री थे तभी भी हम बोलते थे, जहाँ नीतीश जी अच्छा काम करते हैं वहाँ हम नीतीश जी के साथ अच्छे हैं, जहाँ मोदी जी अच्छा काम करते हैं वहाँ पे मोदी जी को भी हम तारीफ करते हैं, और जहाँ गलत होता है वहाँ हम सबको चैलेंज करते मुंह पे ही, पीछे नहीं करते। आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगह पे उठे और जगह पे हम बोल के निकले। उसके बाद आप देखे होंगे कि भाई यूपी में अगर हम फूलन देवी जी का प्रतिमा लगा रहे थे, अगर उनको योगी जी को तकलीफ था तो तकलीफ था, मुझे उससे परवाह नहीं है। हमने लड़ाई लड़ा, उनको जो करना था वो किया, और हमको जो लड़ना था हमने लड़ा। यूपी में जाके 50 सीट पर हमको लड़ना था, हमने लड़ा, और वहां पे एनडीए का विरोध करके ही लड़ाई लड़ा। ठीक है, उसी तरीके से हमको जिस प्लेटफॉर्म पे जो बोलना रहता है वो हम बोलते हैं, उसमें हम चुकते नहीं है। और रहा कि हम गंभीर है कि हमारी जो समस्या उसको दूर हो। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो समूह है निषाद समाज उनके भी प्रधानमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री बन रहते हुए उनका भी कर्तव्य और धर्म बनता है कि जो हमारा समस्या 70 साल में 75 साल में जो दूर नहीं हुआ वो उनका जवाबदेही है कि दूर करे। और जब अगर मोदी जी नहीं रहेंगे, राहुल गांधी जी होंगे, तो हम राहुल गांधी जी से लड़ेंगे। हमको व्यक्तिगत मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से नहीं, हमारे काम के लेके लड़ाई है। ऐसे हम इंडिया में कोई कोना में चले जाए तो हम थोड़े बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है। हम बोलेंगे देश के कोई कोने में दूसरे देश में जाएंगे, वहां हम मोदी जी इंडिया का चर्चा करेंगे। तो हम अपने काम की बात करते हैं, हमको पर्सनल किसी से। अच्छा, अब आपकी पार्टी को या आपको क्या लगता है, चूंकि आप पार्टी के सुप्रीमो हैं, ये मौजूदा इंडिया गठबंधन और मौजूदा एनडीए गठबंधन बिहार में, चूंकि अब जातीय सर्वे की रिपोर्ट भी आई, इस पे मैं एक आखिरी सवाल ले लूंगा आपसे, इसमें से किसका पल्ला थोड़ा भारी होगा? कौन लगता है कि जिसको लेकर अब जो है बिहार में बदल जाएंगी चीजें बदल सकती है, या इनके पक्ष में बात बनती नजर आ रही है? ये हमको एक ही पता है, हम जिसके साथ जाएंगे वही भारी होगा। हम जहां तक हम सोच रहे हैं, और ये सच भी है, आज हम बोल रहे हैं। और आप 25 मई के आसपास में आपको नई सरकार बन जाएगी, और उसमें देश लेवल पे आपको पता चल जाएगा कहाँ क्या है। लेकिन हम आज जो बोल रहे हो आप रिकॉर्डिंग संभाल के रखिएगा। वीआईपी पार्टी, निषाद समाज का वोट जिनके साथ जाएंगे वही भारी दिखेगा, और हम कंडीशन पे किसी के साथ जाएंगे। बेगर आरक्षण का समझौता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होगा। और जिनको निषाद समाज का वोट चाहिए, वो निषाद समाज का एजेंडा जो है वो स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और फिर जाके हम उनके साथ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे जो हमारे नाव पे बैठेंगे वो पार लगाएंगे। हम लोग तो उस कुल खानदान के लोग हैं जहां हमारे पूर्वज केवट महाराज भगवान श्री राम को पार लगाए थे, वही नाव चुनाव चिन्ह हमारे पास है। हमारे नाव पे बैठेंगे तो निश्चित तौर पे हम उसको पार लगाएंगे। लेकिन नाव पे बैठने से पहले आरक्षण लागू करें, आरक्षण पे ठोस निर्णय ले, एक को लागू करना और एक को नहीं। तो जैसे आप भगवान की बात करें तो राम मंदिर भी है 22 जनवरी को, तो वही ना, हम राम जी को हम पार लगाए, हमको रॉयल्टी क्या मिला? हमको आरक्षण भी नहीं मिल रहा है, और राम जी के नाम पे सरकार भी बनाया जा रहा है। भाई अगर केवट महाराज नहीं होते तो इतिहास में ही मतलब चीजें, तो आप थोड़े तल्ख लग रहे हैं कि बीजेपी से थोड़ी तल्खी है अभी भी दिल में, कहीं है कि तल्खी रहेगा? भाई हमारे विधायक को ले लिए, हमको सरकार से बाहर कर दिए। हम रोज दिन भर में 2500 लोगों को न्याय दिलाते थे, एसपी डीएम से बात करके उनके हर समस्या को दूर कराते थे। एसडीओ बीडीओ सीओ हर लेवल पे फोन करके उसका काम कराते थे। हर रोज 25 लोग को काम करते थे। आप बताइए, हमको आज 400-500 दिन से हम बाहर है। आज 500 दिन का अगर कैलकुलेशन कीजिए तो हम 500 दिन में हम 12,500 लोगों को न्याय दिला पाते। लेकिन आज नहीं, पावर रहने के कारण नहीं होता उतना काम जितना हो सकता था। तो ये नुकसान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी दिया। तो भरपाई तो उन्हीं को करना पड़ेगा, और निश्चित तौर पे हम टारगेट तो हमारे लिए तो वही भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि आरक्षण उन्हीं को करना है। और हमारी मांग अगर नाजायज है तो बता दे कि हम मांग जो करें वो गलत है, और जब गलत मांग है तो हम पीछे हट जाएंगे। अगर मांग हमारी सही है तो भाई देश के प्रधानमंत्री का काम है ना कि हमारी समस्या को देखना, दूर करना। अभी देश के किसान ने उठा बोला कि नहीं, ये कानून जो है वो वापस लीजिए, ये सही नहीं है। और प्रधानमंत्री जी को भले 1 साल लगा, 1.25 साल लगा, हजारों लोग मर गए, उसके बाद एहसास हुआ कि हम गलत डिसीजन लिए, बिल वापस लिए। ताकि उनका कर्तव्य था, वही उनका एक सोच था कि हम बिल नई तरीके से लाए, उन्होंने लाया, उनको लगा कि गलत है तो वापस लिए।
उसी तरीके से मेरे दो आखिरी सवाल हैं, चूंकि आपने कहा था कि समय कम है। एक सवाल ये कि जो जातीय गणना हुई है, इस जातीय गणना में तमाम जाति के नेताओं ने ये कहा कि उनकी जाति को कम आंका गया, उनकी गिनती कम है। क्या निषादों को भी बिहार में कम आंका गया? क्या उपजाति होने की वजह से वो नंबर में कम दिख रहे थे? जोड़ के बताना पड़ रहा है सन ऑफ मल्लाह को कि भाई आप इतने प्रतिशत हैं? हाँ, ये इसमें देखिए क्या है कि जो पहले से पैटर्न बना हुआ है वही पैटर्न पे काम हुआ, क्योंकि जितने भी जाति है वो पहले से ही पहले निर्धारित है कि एक अति पिछड़ा में ही है, लेकिन अलग अलग कोड खुल चुका है। समझिए ना, एक ही परिवार में मान लीजिए हम 5 लोग हैं और अलग अलग बैंक अकाउंट बन गया है, तो बैंक अकाउंट अलग अलग हो गया तो सबका पैसा अलग अलग सैलरी आएगा। अगर हम एक ही अकाउंट अगर उनको पहले से देते तो सारे का पैसा एक ही अकाउंट में आता। तो उसमें पहले से ही ऐसा था कि अलग अलग कोड में हमारे नाम था। करना यही चाहिए था कि जितने भी जाति का है सबको कोड को एक जगह मिला देना चाहिए था, और जब एक जगह मिल जाता तो उसको इजीली सबको बता देना होता है। तो एक ये चूक हुआ, लेकिन इंड ऑफ द जाके जो काम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, जाति जनगणना जरूरी है देश का, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी की इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आज एक ही बार में झटके समय सरकार का सिस्टम, कोई मुख्यमंत्री या कोई डिप्टी सीएम जाके जनगणना नहीं किए, देश में कई हजार सरकारी पदाधिकारी जो होते हैं, एसडीओ, बीडीओ, सीओ, मुखिया, इसके लेवल पे हजारों का हजार संख्या में लोगों ने काम किया। अब मैं इस पे उंगली उठा देना मतलब कहीं ना कहीं वो हजारों पदाधिकारी को कटघरे में खड़ा कर देना, मैं नहीं मानता हूं। आज नहीं मेरे को जरूरी पड़ता है कि मैं इस चीज को बोलूं कि ये गलत है। ऐसा तो फिर सरकार हर काम करेगा, हर पॉलिसी बनाएगा, हम सबको विरोध करेंगे, तो ये सही नहीं है। रहा कि देश के एनडीए के लोग कहते हैं ज्यादा, हम लोग तो नहीं सुने हैं कि महागठबंधन कोई गलत बोल रहे हैं या हम लोग बोल रहे हैं। हाँ, एनडीए जो है, जो सरकार है, जो विपक्ष में है, वो कह रहे हैं कि गलत आंकड़ा हुआ। तो भाई आपके पास ऑप्शन है, देश के प्रधानमंत्री जी को आग्रह कीजिए और देश स्तर पे जाति जनगणना कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। आप करना नहीं चाहते हैं और दूसरे लोग कर रहे हैं, उनको समर्थन नहीं देना चाहते हैं, तो खैर वो समर्थन दे या ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऑलरेडी जाति आधारित गणना का जो डाटा था वो पब्लिश हो गया। हाँ, हमारे जैसे लोगों को एक मेहनत करना पड़ा कि बीन, बिल्दार, नुनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, गोरी, जितने भी हमारे निषाद उपजाति है सभी को हमने एक पेपर पेन पे लिख कर और 20 को उपजाति को एक जगह करके सभी को टोटल मार के, हमने ग्रैंड टोटल मार के और पूरे बिहार को बता दिया कि ये सब हम हैं, बेटी रोटी का संबंध है सभी से, और हम टोटल 0.10% है। तो हमको यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ा, एक्सरसाइज करना पड़ा, अपने लोगों को जाके बताना पड़ा, लेकिन इंड ऑफ द जाके सबको पता ही है जब एक दूसरे को बेटी रोटी संबंध है तो फिर उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एक आखिरी सवाल है। मैं चूंकि आपके वीडियो देख रहा था तो उस वीडियो में अब मुकेश सहनी एक नए अवतार में दिखते हैं। वो अपने लोगों के बीच कोट पैंट, एक सेंटर टेबल बना होता है जो रिवॉल्व कर रही होती है, उस पर वो खड़े होते हैं, माइक लेके लोगों से बात कर रहे होते हैं, गंगा जल से शपथ दिलवा रहे होते हैं। तो ये एक सोची समझी मतलब कहें तो नेता का जनता के बीच में जाने की प्रक्रिया थी, आपको लगा कि नहीं इस मिथ को तोड़ना चाहिए? नहीं, देखिए क्या है कि आप सबको पता है कि हम बॉम्बे में संघर्ष किए, वहाँ पे अपने आप को सरवाइव किए, अब बॉम्बे में रहे हैं और वो भी बॉलीवुड से नाता रहा। तो बिहार में हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो उसमें थोड़ा बॉम्बे वाला थोड़ा तड़का लगाते हैं, फिल्मी बोलते हैं ना, स्क्रिप्ट के तहत तो कुछ तड़का लगाते हैं जो पब्लिक को अच्छा लगना चाहिए। तो हम समय समय पर जब भी हमारे गांधी मैदान में रैली, आपने देखा होगा, हमने पार्लियामेंट बनाया, उससे पहले रैली किया तो विधानसभा हमने बनाया, हमने 500 फीट का रैम्प बनाया। तो उसी तरीके से बीच बीच में अभी जैसे अपने संकल्प यात्रा था, बड़ा हाईटेक हमने बस बनवा के लाया और रथ बना के, और उस पर हमने पूरे बिहार में घूमा, लोगों को बताया कि जिस शान से हम घूम सकते हो उस शान से आप भी घूम सकते हो, सिर्फ जरूरी है कि उस तरीके से मेहनत करना है। तो अभी हमारा 14 जो जगह रैली था और हर दिन 2 रैली था, 7 दिन में 14 रैली करना था। तो हमने उस तरीके से हमने देखा कि पब्लिक को जो अच्छा लगे उस तरीके से हमने थोड़ा बॉम्बे वाला स्टाइल में थोड़ा सा हमने अपना ड्रेस को भी हमने थोड़ा बदलने का कोशिश किया कि बहुत हो गया कोट कुर्ता पैजामा में, ठीक है, थोड़ा बॉम्बे वाला आदमी है तो थोड़ा बॉम्बे वाला तड़का लगना चाहिए, हीरो दिखना चाहिए, राजनीतिक हीरो है। हाँ, देखिए क्या है कि बचपन कब गया पता नहीं चला, जवानी कब गया पता नहीं चला। 42 साल हो गया तो हमको लगता है कि जवानी भी जाने वाला टाइम आ गया। कुछ साल के बाद आपके राजनीति में युवा है, लेकिन हाँ युवा है, लेकिन कुछ समय में इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे तो जैसे आपके सर पे बाल नहीं है तो हमारा भी हो जाएगा। तो
तो बीच बीच में सोचते हैं कि कुछ दिन इसी को लेके थोड़ा जिए, तो कुछ नया किए हैं। मतलब यही है कि सोचा था कि नया तरीके से हमने थोड़ा सा, ठंड का भी समय था तो थोड़ा एक नया फ्लेवर हमने दिया, और उसमें उसके विशेष एक बार बार सवाल आता था, सवाल हमारे भी संवाददाता ने आपसे पूछा था, हालांकि उसका जवाब लोग बस आकलन कर रहे थे। जाते जाते जनता को एक बार बता दीजिए कि रथ की एक्चुअल कॉस्ट क्या थी। लोग बड़ी पूछ रहे थे कि करोड़ों का रथ। हाँ, ये तो है, करोड़ों का रथ था। अब कितना है वो हम नहीं बताएंगे, आप ही लोग ने इतना कर दिया है कि उसका जवाब देना सही नहीं रहेगा। और रहा कि जिनको आपत्ति है वो आएंगे हिसाब किताब पूछने के लिए, तो उनको हम बता देंगे। बाकी जनता के बीच में आप लोगों ने अपना वैल्यूएशन लगा ही दिए हैं, लेकिन अच्छे प्यार से हम लोगों ने रथ बनाया। मैं खुद ही उसमें मैं खुद ही वहाँ पे खड़ा रह के काम कराया। जो मैं 10 साल पहले जो काम मैं करता था, वो अपने रथ बनने के टाइम में मैं खुद ही वहाँ पे पहुँचा, और एक एक चीज़ का बारीकी से मैं ध्यान रख के वो मैंने उसको अच्छे तरीके से प्यार से बनाया। वो अनमोल है, उसका कोई दाम नहीं लग सकता है। एक हम मेरे जैसा वहाँ पे 15 दिन समय दे के खड़ा रह के काम किए, तो मतलब वो अनमोल है। चलिए, आप अपने कीमती वक्त समय से आपने थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत मुकेश सहनी धन्यवाद जी, हम आपको आगे भी। भी आप दिल्ली आते रहे तो हमारे स्टूडियो में जरूर हाँ, आएं, अभी हम बातचीत करेंगे। तो ये थे मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी सुप्रीमो, जिन्होंने अपनी बातें खुलकर रखी है बिहार तक पर। आपको इनसे क्या जानना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमें बताइएगा। साथ ही अब नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।